बच्चों नमस्कार। आज का मेरा शीर्षक है शब्द भेद। तो शब्द भेद पहले आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज के शब्द भेद थोड़ा सा हटकर होगा आपको, क्योंकि इसमें वर्ण के साथ साथ शब्द के कितने भेद होते हैं और उसमें विकारी शब्द, अविकारी शब्द और उससे कितने प्रकार है उनके, और उदाहरण के साथ आपको मैं समझाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को या इस टीसैट में आप लोग इसे देखिए, समझिए। अगर समझ में ना आया तो फिर से दोबारा इसे देखने की कोशिश करो और इसे अपने पास नोट्स बनाकर रखना सीख लीजिए, क्योंकि यह आपको छठी से लेकर जब तक हिंदी सीखेंगे, आप लोग हिंदी पढ़ेंगे, तब तक इसका उपयोग आपको होता ही रहेगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से सुनिए और देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर पहले शब्द भेद में हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण जैसे हम लोग वर्णमाला पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे आ से लेकर ज्ञा तक शब्दों को मैंने दिखाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक एक शब्द देखिए, आ, ई, उ, यहाँ से लेकर क्षत्रज्ञ यहाँ तक के जो भी शब्द है, इन्हें हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण यानी वर्णमाला में जितने भी स्वर में 13 और व्यंजन में 33, अब संयुक्ताक्षर में जो पहले 3 कहते थे अब 4 बताया जा रहा है, पूरा मिला के 50 वर्ण होते हैं। तो इन वर्णों को मिलाने पर हम लोगों को एक एक शब्द बनता है। जैसे आ से अनार, आ से आम, और ट से टमाटर, और ट से ठटेरा, और ल से लट्ठू, व से वक, श से शलगम, क्ष से क्षत्रिय। इस तरह से जो भी शब्द आप लोगों को है, इसे हम लोग शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं एक ही अक्षर में उसका मतलब निकल सकता है। जैसे कि आप भोजन करे हैं तो कहेंगे आप ना, तो ना का मतलब क्या हुआ? नहीं हो गया। यानी केवल एक वर्ण से ही आप लोग आपका उत्तर दे देते हैं। आ बोल के बुलाए समझिए तो वो आएगा, यानी आ से ही उसका उत्तर मिल गया। ये कि एक ही वर्ण से उसका अर्थ वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है और शब्द क्या है। तो यह शब्द बहुत सारे होते हैं। तो इन शब्दों को हम लोग, जैसे कि कुछ बच्चे हैं समझिए, तो एक एक बच्चा अलग अलग उम्र का होता है, उसका ज्ञान अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उन्हें ग्रुप्स बनाते हैं। तो उसी प्रकार इन शब्दों को भी, बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को भी हम लोग क्या करते हैं, उसके उपयोग के आधार पर, उसका कहाँ पे रखना चाहिए, उसका अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर, इस तरह से उसे भी हम लोग 5 भागों में बांट चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले शब्दों का वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार के बनाए गए हैं। पहला है वाक्य में प्रयोग के आधार पर, जैसे सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर यानी लिखने के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम शब्द होते हैं। तो 5वां है जो आज हम लोग चर्चा करेंगे, वह है व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्द। जैसे व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर शब्दों को हम लोग शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद पूरे 8 प्रकार के माने जाते हैं, है ना। तो पहले हम लोग इन 8 शब्द भेदों को अलग अलग करने पर 2 बनाएंगे, 2 प्रकार बनेंगे। एक है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वचन, लिंग, कारक, काल के अनुसार वह बदलते रहते हैं। वही अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक, काल जो भी हो उसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसीलिए विकारी यानी बदलाव, अविकारी यानी कोई बदलाव नहीं है। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, तो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक होते हैं। तो अब हम लोग
इसे थोड़ा बहुत वर्णन करते हुए डिटेल से पढ़ेंगे आप लोगों को पहले से ही पता है कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा यानी किसी का भी नाम, जैसे वस्तु का नाम हो सकता है, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, भावों के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के पूरे 5 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। इसका पूरी तरह से डिटेल से बताना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इसके बारे में पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। मैं केवल आपको अविकारी के बारे में समझाना चाहती हूँ। तो दूसरा है, देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यह आपको पता ही है। तो इसमें भी आपको पूरे 6 भेद दिखाई देते हैं। एक है पुरुषवाचक, इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक होते हैं। तो यह उदाहरण जो बाजू में मैं आपको उदाहरण बता रही हूं, उसके बारे में आप लोग सोचने पर, पढ़ने पर वह निश्चय है, अनिश्चय है या संबंधवाचक है, जो भी है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो तीसरा है विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम के गुणों को, दोषों को, संख्याओं को और मात्रा यानी परिमाण को आदि शब्दों को हम लोग विशेषण कहते हैं। यह भी पूरे 4 प्रकार के होते हैं। एक है गुणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक यानी संकेत करना, संकेतवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। यहाँ पर देखिए, यह शब्द हम लोग सर्वनाम भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे संकेतवाचक में यह आया है, फिर यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि यह बोलने वाला शब्द घोड़े के बारे में बताया जा रहा है। यह घोड़ा हमेशा जीतता है, यानी ये किसके बारे में बातचीत करते हैं? घोड़े के बारे में। कौन से घोड़ा? यह घोड़ा। यानी यहाँ पे यह शब्द विशेषण के रूप में काम आता है अपने को, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक परिमाण में भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक में देखिए, उदाहरण दी में 2 पौधे 1 मोर, और वही परिमाण में 100 ग्राम 1 लीटर, 2 भी क्वांटिटी होता है, नंबर ही आए हैं, लेकिन संख्यावाचक में हम लोग गिन सकते हैं। 2 पौधे बोल तो गिन सकते हैं, ये 1 2, मोर कितने हैं? ये 1 मोर है। अब वही 100 ग्राम चावल लिए या शक्कर लिए आप लोग, तो उसमें आप लोग गिनेंगे, वेट करके देखेंगे, हाँ 100 ग्राम है ये बोल के करेक्टली बोल पाएंगे? आप लोग नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए ये परिमाण है, क्वांटिटी है यहाँ पर, लेकिन वहां पर काउंट कर सकते हैं। ये 2 थोड़ा बहुत हम लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो तीसरा है क्रिया। क्रिया तो आपको पता ही है, सुबह से लेकर रात तक जितने भी आप लोग काम करेंगे वह पूरे क्रियाएं ही होते हैं। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर आपसे बातचीत कर रही हूँ, क्रिया के बारे में चर्चा कर रही हूँ। यह कलम से मैं लिखी, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर वर्णमाला के बारे में बताई, वर्णों के बारे में बताई। ये पूरा काम हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह पूरे काम ही होते हैं, यह पूरा क्रिया ही होता है। तो ये क्रिया में 2 प्रकार के माने जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, हम लोग कहते हैं कर्ता कर्मा क्रिया, बल्कि 2 मानते हैं, 3 मानते हैं हम लोग। तो इसमें कर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए देखिए, मनीष सोता है। क्या सोता है? पता नहीं है। कहाँ पे सोता है? पता नहीं है। मनीष सोता है। और आदमी खड़ा है, कहाँ पे, कैसे, पता नहीं है। यहाँ पे कर्म का लोप है, कर्म नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसे अकर्मक कहते हैं, कर्म के बिना। वही सकर्मक है, समझिए, इसमें कर्ता कर्मा क्रिया 3 होते हैं। यहाँ पे सीता गीत गा रही है। सीता क्या गा रही है? गीत। यानी यहाँ पे उत्तर आ गया आपको, पहले में उत्तर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर उत्तर आ रहा है। राम ने खाना खाया। राम ने क्या खाया? खाना खाया, यानी उत्तर आ गया ना। तो इसीलिए इसे सकर्मक कहते हैं। यानी क्या, कहाँ, ऐसे प्रश्न आने पर उत्तर आए, जवाब आए, तो वह सकर्मक होते हैं। अगर नहीं आया तो वह अकर्मक माना जाता है। तो अब हम लोग अविकारी शब्दों के बारे में ध्यान देंगे। अविकारी शब्द आप लोगों को बताई मैं पहले 4 प्रकार के: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहां से थोड़ा बहुत वर्णन करेंगे, हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो यहां पे देखिए पहले क्रिया विशेषण की परिभाषा। क्रिया विशेषण यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। उदाहरण में देखिए एक बार, आप थोड़ा खा लो, आप आगे आगे चलिए, वह दिन भर पढ़ता रहता है। मैं उधर जा रहा हूं, यहां पर जो रेखांकित करी मैं यहां पर थोड़ा, खा लो तो क्रिया है, आपको क्रिया की विशेषता गुण बता रहा है यहां पे, थोड़ा सा खा लो। और यहाँ पे आप आगे आगे चलिए, चलना क्रिया है, कैसे चलना है, आगे आगे चलना है, यानी क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, क्या करता है वह, पढ़ना क्रिया ही होता है। तो ये कैसा पढ़ता है, सुबह से लेकर रात तक दिन भर पढ़ता रहता है, यानी दिन भर बोलने वाला भी हम लोगों को क्रिया विशेषण में आता है। मैं उधर जा रहा हूं, जाना क्रिया, तो कहां पे जाना है, उधर जाना है, यानी यह भी उधर क्रिया विशेषण कहलाता है। तो ध्यान में आया बच्चों, समझ में आया आपको क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण कहलाता है। यानी इस वाक्य में कंपलसरी आपको क्रिया होता है और क्रिया के सामने विशेषण भी होता है, वही विशेषण में क्रिया नहीं होता। ये थोड़ा बहुत ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके हम लोग भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके 4 प्रकार के भेद हैं। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक यानी स्थान के बारे में, बाहर, अंदर, इधर, उधर जो भी है ये क्रिया की विशेषण है, यानी क्रिया विशेषण। काल यानी समय, कालवाचक क्रिया विशेषण में जब, कब, हमेशा, पहले, कई बार, यानी यह पूरे समय के बारे में बताते हैं। तो रीतिवाचक, रीति यानी ढंग, किस प्रकार से, तो अचानक, सहसा, धड़ाधड़, यानी सामान कैसे उतारे, धड़ाधड़ उतार दिए, अचानक से कोई ऑफिसर आ गए, तो इस तरह से यह हमें रीति के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी मात्रा, क्वांटिटी होता है, कम, बहुत कम, यानी दूध कितना है, बहुत कम है ना, अधिक, भारी और ज्यादा। आप कितना पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग, यानी ये ज्यादा बोलने वाला भी आपको परिमाण यानी यहां पे क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है। दूसरा है अविकारी शब्दों में दूसरा संबंध बोधक, यानी संबंध बोधक के बारे में ध्यान दीजिए। यहां पर जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है वे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम के जो भी शब्द हैं वाक्यों के दूसरे शब्दों से जोड़ना, केवल संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जा रहा है यहां पर। तो देखिए यहां पे उदाहरण में, मेरे सामने से भाग जा, मेरे बोलने वाला सर्वनाम है, भाग जा क्रिया हो गया। तो ये क्रिया को और यह भाग जाना क्रिया होता है। ये दो शब्दों को जोड़ने के लिए सामने बोल के कहा गया है, मेरे सामने से भाग जा। धन के बिना कोई नहीं पूछता, यानी हमारे पास धन संज्ञा होता है, धन नहीं है तो कोई भी हमारे पास आके बातचीत भी नहीं करेगा, ऐसा मानना है। लेकिन जहां पे ज्ञान होता है, ज्ञान ही सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि मैंने आपको कई बार बताई कि अब्दुल कलाम जी बहुत ही गरीब परिवार से आ चुके हैं, उनके पास ज्ञान था इसीलिए राष्ट्रपति बने हैं, धन था इसीलिए राष्ट्रपति नहीं बने हैं, वे केवल ज्ञान के बारे में। यहाँ पे धन के बिना कोई नहीं पूछता। पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, यानी पुलिस चोर दो संज्ञाएं हैं। किसके पीछे पड़ी है, यहाँ पे किसके पीछे पड़े हैं, चोर के पीछे, यानी पीछे बोलने वाला शब्दों को लेकर हम लोग संबंध को जोड़ रहे हैं। राम के साथ उसका भाई भी विद्यालय जाता है,
यहाँ पे राम और उसका भाई दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए के साथ का उपयोग किया गया है। तो जो अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया है, देखिए यहाँ पे सामने से के बिना, के पीछे के साथ, यह संबंधों को जोड़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम के संबंध अन्य शब्दों से, दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं ये शब्द जो रेखांकित किए गए हैं। तो देखिए इसके भी दो भेद माने जाते हैं। तो पहला है विभक्तियों के पीछे आने वाले और दूसरा है विभक्तियों के बिना। विभक्तियों के पीछे आने वाले क्या होते हैं? के बिना, के अंदर, के अपेक्षा, के लिए, के साथ आदि होते हैं। और इसके बिना यानी विभक्तियों को, विभक्ति बोलते तो आपको पता है कारक चिन्ह, के, ने, में, पर, के लिए, की, का, ये पूरे आप लोगों को कारक चिन्ह होते हैं। तो इसके बिना भी हम लोगों को कुछ संबंध बोधक शब्द होते हैं, जैसे वर्षों तक, कुछ दिन पहले। तो ये दो आपको कारक चिन्हों के बिना ही होते हैं। तो यहां पर देखिए यह संबंध बोधक के शब्द कहां कहां पे उपयोग होते हैं और किस प्रकार के वाक्यों में उपयोग होते हैं। तो पहला देखिए स्थानवाचक। स्थानवाचक यानी स्थान, प्लेस के बारे में बातचीत करते समय के पीछे, के आगे, यानी यहाँ पे मैं ठहरी हूं, मैं यहाँ पर इस टी-सैट स्टूडियो में मैं ठहरी हूं, यह मेरा स्थान है। तो मेरे आगे कीबोर्ड है, मेरे पीछे यह ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट है यहाँ पर, यानी यहाँ पे स्थान के बारे में बताते हैं। और काल, समय के बारे में, के पहले, के बाद, मेरे पहले और एक अध्यापक ने यहाँ पर सत्र सुनाया था और पाठ सुनाया था आपको, और मेरे बाद में भी और कोई पाठ समझाते रहेंगे। दिशा, दिशा यानी चारों ओर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं होते हैं। तो के ओर, कौन सी दिशा? के चारों ओर। साधना, कैसे मैं लिखने के लिए कौन सी साधना का उपयोग करती हूँ? कलम का, यह साधन होता है, के द्वारा, कलम के द्वारा, के सहारे। समानता यानी इक्वालिटी, के समान, के बराबर। कारण, किस कारण? के कारण, के मारे। तुलना, कंपेयर करना, की अपेक्षा, के आगे। साथ, के संग, के साथ, के सहित। विरोध सूचक, विपरीत बातचीत करते हुए में, के विरुद्ध, के विपरीत, के खिलाफ, यह शब्दों का उपयोग ज्यादातर होता रहता है। तो अब हम लोग समुच्चय बोधक के बारे में बातचीत करेंगे। तो इसके परिभाषा पर ध्यान दीजिए। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। यानी दो शब्दों को, स्वतंत्र शब्दों को, वाक्यांशों को और एक वाक्य और उपवाक्य को जोड़ने के लिए जो शब्दों का उपयोग किया जाता है उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए आप लोग, टोकरे में फल और सब्जियां हैं। टोकरे में फल और सब्जियां हैं। काले या सफेद में से एक को चुन लो। वर्षा होगी तो फसलें लहलहाएंगी। सावधानी से साइकिल चलाना, अन्यथा तुम गिर पड़ोगे। यानी यहाँ पर जो रेखांकित किए गए हैं और, या, तो, अन्यथा, ये शब्द क्रिया के, यहाँ पे देखिए दो वाक्य, दो शब्दों को या वाक्य उपवाक्य को जोड़ने के लिए उपयोग होते हैं। टोकरे में फल और सब्जियां दो स्वतंत्र शब्द हैं। फल और सब्जी दो स्वतंत्र शब्द हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए और का उपयोग किया गया है। काले या सफेद में कम, यहाँ पे दोनों में से एक चुनना है तो इसीलिए या का उपयोग किया गया है। वर्षा होगी यानी यहाँ पे संभावना के बारे में, वर्षा होगी तो फसल लहलहाएंगे। और वही सावधानी से साइकिल चलाना, नहीं तो गिर पड़ोगे। या नहीं तो शब्द के लिए अन्यथा बोल के उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक यानी दो शब्द, दो वाक्य या प्रधान वाक्य से उपवाक्य को जोड़ने के लिए उपयोग होने वाले शब्द।
तो समुच्चय बोधक में भी बहुत सारे शब्द उपयोग होते रहते हैं जो दिन भर में हम लोग बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें दो प्रकार हैं, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो पहला है दो पदों, वाक्यांशों, उपवाक्यों को समानता के आधार पर, इक्वालिटी के आधार पर जोड़ता है। तो दूसरा है किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का, यानी प्रधान वाक्य एक होता है और दूसरा है उसका आश्रित डिपेंडेंट सेंटेंस के ऊपर, दोनों को मिलाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहले समान अधिकरण पर ध्यान दीजिए। उदाहरण में देखिए, सुशील और संगीता बात कर रहे हैं। सुशील संगीता दो समान है, इन दोनों को जोड़ने के लिए और का उपयोग किया गया, दोनों समान है यहाँ पर। वही दुर्योधन वीर था, ये सेंटेंस है, वाक्य है, परंतु अहंकारी तथा क्रोधी भी था। यहाँ पे अहंकारी क्रोधी दो समान रूप से हैं, अहंकार भी है उसके पास और क्रोध भी है, और वीर था, लेकिन ये दो रहने के कारण वह बुरा कहलाया है। इसलिए बच्चों, हमेशा कोई भी आपसे बुरा कहे या कुछ कहे तो सोचिए किस लिए कहा गया, तभी आप लोग उसको रिस्पांस देना। पहले ही आप लोग उससे झगड़ा करते गए तो आप लोगों को भी बोलेंगे कि अहंकारी और क्रोधी बोलकर, इसलिए सोच समझकर काम करना चाहिए। तो दूसरा है प्रधान वाक्य के ऊपर दूसरा आश्रित वाक्य को जोड़ना। यहाँ पे देखिए, उसका पैर फिसल गया, उसका पैर फिसल गया, यह एक वाक्य है। रास्ते में फिसलन थी, यह आश्रित वाक्य है। पहले वाक्य के बिना दूसरे वाक्य का अर्थ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि आ गया है। प्रधान वाक्य को दूसरा डिपेंडेंट वाक्य को जोड़ने के लिए क्योंकि लगाया गया। फिर से पढ़ूंगी, देखिए, उसका पैर फिसल गया क्योंकि रास्ते में फिसलन थी। फिसलन का मतलब क्या है? जो सॉफ्ट होता है, फिसल जाता है पैर। थोड़ा पानी डालें तो फिसल जाए, जैसे आजकल टाइल्स निकले हैं, थोड़ा भी पानी डालो फिसल जाते हैं, फिसलन कहते हैं उसे। तो दूसरा देखिए, मन लगाकर पढ़ो ताकि प्रथम आ सको। केवल आप लोग प्रथम आ सको इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मन लगाकर पढ़ो बोल के आने पर उसका अर्थ आपको आ जाएगा। मन लगाकर पढ़ो ताकि तुम प्रथम आ सको। यह वाक्य देखिए यहाँ पर। तो अविकारी शब्दों में अंतिम है विस्मयादि। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि बाहर जाते जाते कहेंगे, कोई बड़ा सा चीज आपको दिखाई दिया तो कहेंगे कि बाप रे बाप कितना बड़ा है। तो ऐसे शब्द निकलते रहेंगे। अगर आपके सामने कोई भयंकर चीज आ गया, जैसे सांप आ गया, बिच्छू आ गया, कोई खतरनाक जीव आ गया, समझे, ये एकदम से क्या बोलेंगे? बाप रे बाप बोल के बोल देंगे आप लोग। यानी इस तरह के शब्द यहाँ पर आते हैं। तो परिभाषा के ऊपर ध्यान दीजिए। जो शब्द विस्मय, घृणा, शोक, हर्ष, भय आदि भावों को बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। शाबाश, तुमने प्रथम स्थान पाया, यानी शाबाश बोलने वाला क्या है यहाँ पर? विस्मय, यानी यहाँ पे उन्हें एंकरेज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। वाह, तुमसे ऐसी ही आशा थी। छी, मुझे ऐसे काम से घृणा है। बाप रे बाप, इतना भीषण भूकंप। तो देखिए यहाँ पर जो शाबाश, वाह, छी, बाप रे बाप, यह सब संबोधन में आए हैं और इन्हें हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में हम लोग ज्यादातर उपयोग करने वाले शब्दों को देखिए। हर्ष है, खुशी है, तब शाबाश करेंगे, वाह कहेंगे या वाह वाह करेंगे। अगर कोई शोक है, दुख है, तो हाय, हे राम बोल के रोते बैठेंगे। वही विस्मय, आश्चर्य है, अरे क्या हुआ, सच, ऐसे शब्दों को बोलेंगे। अगर भय है, डर जाएंगे, बाप रे बाप बोल के बोलेंगे आप। अगर घृणा है तो छी 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 बोल के बोल देंगे आप लोग। वही संबोधन है, किसी को बुलाना है तो बोलेंगे ओ, अरे अरे, अजी,
बोल के बुलाएंगे आप लोग। अगर स्वीकार करना है, जो सामने वाला बोला है उसे आप लोग स्वीकार करते हैं, यानी ओपुकोवड़मु बोल के जो बोला जाता है, मानना बोल के कहते हैं, तो उसे कहें अच्छा, ठीक, हाँ बोल के बोलेंगे। अगर दूसरों को आशीर्वाद देना है, जियो बोल के बोलेंगे, या जय हो। जैसे राजाओं की कहानियों में हम लोग पढ़ते रहते थे, राजा के सामने कोई आदमी आया तो उसके सामने झुककर कहेगा राजा को जय हो, राजा को जय हो बोल के कहते रहेंगे, यानी एक तरह का आशीर्वाद भी है। तो इस प्रकार के हम लोग शब्दों को उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्द भेद है मैंने आपको बताया कि जब तक हिंदी याद रखना है, हिंदी बोलेंगे, ये शब्द पूरे आपको याद रहे तो पढ़ाई करने में बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी शब्द समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा देखिए और उसे क्या कीजिए, शब्दकोश के आधार पर, जैसे हर्ष बोली में हर्ष का अर्थ आपको समझ में नहीं आया तो एक बार शब्दकोश निकालिए, शब्दकोश यानी डिक्शनरी निकालिए, निकालकर एक बार देखने से आपको उसका अर्थ समझ में आएगा, तब उसे आप लोग हाँ यहाँ पर हम लोग ठीक तरह से समझ रहे हैं, इस तरह से हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से पढ़िए। तो आखिर में आप लोगों को गृह कार्य के बारे में बताना चाहती हूँ। गृह कार्य आप लोगों को 3 वाक्य दी मैं यहाँ पर, और उसके नीचे ऊपर देखिए उससे संबंधित शब्द भी दी मैं, यानी इन रिक्त स्थानों में उन शब्दों को भरना है। तो पहला है जंगल में साधु जानवर डैश खूंखार जानवर रहते हैं। दूसरा है पेड़ डैश उसकी जड़ें होती हैं। तीसरा है डैश मुझे अच्छे अंक मिले। तो इन 3 रिक्त स्थानों में वाह के नीचे और आदि शब्दों को आपको भरना है। तो बच्चों आशा करती हूँ मैं आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। तो इसीलिए बच्चों आप लोग घर में बैठकर अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि कोरोना का माहौल है। अगर बाहर निकलना चाहते हैं आप लोग मास्क का उपयोग कीजिए और सैनिटाइजर का भी उपयोग करते रहिएगा। सावधान से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसीलिए हमारे सरकार ने ऑनलाइन विद्या के द्वारा आप लोगों को घर में बैठे ही पढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए, घर में बैठकर यहाँ वहाँ पे घूमने से आप लोगों की पढ़ाई दूर हो जाएगी। इसलिए कम से कम दिन में एक 3-4 घंटों के लिए या कम से कम 2 घंटों के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इस TSAT में प्रोग्राम में जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसे अवश्य लिखकर अपने अध्यापक और अपने सहपाठियों से उसे शेयर कीजिए। अपने नॉलेज को शेयर करने से वह बढ़ता है, कम कभी भी नहीं होता। अगर छिपा के रखेंगे तो वहां पर ही नष्ट हो जाएगा। अगर कोई डाउट आए तो भी आप लोग किसी से पूछ नहीं पाएंगे। इसीलिए अपने नॉलेज को दूसरों से बांटिए। जो VLC बोल के आए हैं, विलेज लर्निंग सेंटर्स, वहां पे बैठिए, अपने नॉलेज को चारों से बांट लीजिएगा। बांटने से बढ़ने वाला ज्ञान होता है, धन कम होता है। बांटने से धन कम हो जाता रहता है, लेकिन पढ़ाई ज्ञान दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। इसीलिए जितना आप बांटें उतने महान आप बन जाएंगे। इसीलिए धन्यवाद।